हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग रोज़ एक सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल और केवल जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम लोग कवर करते हैं। और आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11 है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन सेशंस को नहीं देखा है तो इन सभी को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के सेशन का मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिए और इस सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था। इस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। मेरा प्रयास है फ्रेंड्स कि इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। बस आप लोग सहयोग करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सेशन को फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और आंसर किस प्रकार से आपको कमेंट करना है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, जैसे कि यह पहला प्रश्न है और इसका जो भी आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन, यहाँ पर आप ऑप्शन टाइप कर देंगे ABCD। क्लियर है? बताइए, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो कारागार का अध्यक्ष होता था ये प्रशस्ता कहलाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में राजकीय कोष का अध्यक्ष सानिध्यता कहलाता था। आय का जो संग्रह करता था ये समाहर्ता कहलाता था और जो प्रमुख न्यायाधीश था ये व्यावहारिक कहलाता था। तो इन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। सेशन को फटाफट फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग को आंसर कमेंट करना है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए, फेबियन सोसाइटी जो थी यह एक ब्रिटिश समाजवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1884 में लंदन में हुई थी। 1884 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, तो लंदन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और पूरा सेशन को लगाइए और सेशन के एंड में अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट से बाहर निकल जाइएगा, वीडियो को कट कर दीजिएगा और वीडियो को फिर से प्ले करके कमेंट बॉक्स में आंसर अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। तीसरा प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, बताइएंगे। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर बताइए। NDB का यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। देखिए, NDB को यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसको ब्रिक्स बैंक भी न्यू डेवलपमेंट बैंक को कहा जाता है। क्लियर है? इसकी स्थापना 2014 में की गई थी इन ब्रिक्स देशों के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन है, तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये चीन के संघाई शहर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, बताएंगे सभी लोग। आंसर कमेंट करिए कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन का है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023।
तो यहाँ पर देखेंगे विषय सूची में इस बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। जो सबसे लेटेस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसका 5 क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बिल्कुल नया जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है उस पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का लिया है। इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी यह 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में नेपोलियन हार गया था। याद रखेंगे 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी और उसको बंदी बना करके कहाँ पर भेज दिया गया था, तो सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर जो है नेपोलियन को बंदी बना करके भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। भौतिक भूगोल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप कमेंट करिए कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, फिर आप बताएंगे कि भौतिक भूगोल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। सभी लोग बताएंगे। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका आंसर आप ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा कि भौतिक भूगोल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे भूगोल का जनक पूछेगा तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को, और प्रश्न में भौतिक भूगोल के जनक पूछा गया है तो भौतिक भूगोल का जनक जो है ये पोलिडोनियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। छठा प्रश्न है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तपेदिक यानी कि टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है, किस वर्ष तक रखा है। आंसर कमेंट करिए, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक यानी कि टीबी से या क्षय रोग कहिए, टीबी को भी क्षय रोग कहा जाता है, क्षय रोग या टीबी या तपेदिक प्रश्न जो भी पूछा जाए कब तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये रखा गया है वर्ष 2025 तक। टीबी से मुक्त करने के लिए भारत को 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटाइटिस से मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो हेपेटाइटिस से मुक्ति का लक्ष्य 2030 रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ पर तैयार हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे। और सेशन को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करिए और सेशन को शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि अभी आप करें, सेशन को आप देख लीजिए पहले और जब सेशन समाप्त होगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है यह सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था 1945 में। अच्छा 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को ध्यान रखेंगे, 26 जून 1945 को ये जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था और बाद में 1955 में पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 50 पहले थे और 1955 में पोलैंड इस पर हस्ताक्षर किया था तो एक पोलैंड हो गया, तो टोटल 51 संस्थापक सदस्यों की संख्या थी। क्लियर है, चलिए राइट आंसर इसका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। फ्रेंड्स देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जो 21,391 पदों पर आई हुई है उसके लिए हम लोग लगातार बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023, बिहार पुलिस सुपर प्रैक्टिस सेट 2023, बिहार पुलिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस VVI क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस का क्वेश्चन, बिहार पुलिस साइंस, इन सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिहार पुलिस सिलेबस 2023 के आधार पर
बताइएगा। सभी वीडियोस को देखिए, 50 से अधिक वीडियोस हमने कवर कर लिया है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो देखिए लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह रचना है वॉल्टेयर की। किसकी रचना है? वॉल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? बताइए राइट आंसर। अच्छा, जब शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? शिमला सम्मेलन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो देखिए शिमला सम्मेलन जब हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड बेबल था। ठीक है, लॉर्ड बेबल था। शिमला सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था आधिकारिक तौर पर 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को। ठीक है, और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है यह किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सैफ चैंपियनशिप। अच्छा, ये सैफ जो लिखा गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए, नॉन स्टॉप आपको आंसर कमेंट करना है। बताइए सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है यह किस देश ने जीता है? अच्छा, इसका आयोजन किया गया था भारत में और इसको जीता भी है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हरा करके किसको जीता है? तो कुवैत को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य जो है यह किसकी रचना है? बताइए महाभाष्य किसकी रचना है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई, सारे लोग आंसर कमेंट करेंगे कि महाभाष्य किसकी रचना है। बताइए महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य जो है यह किसकी रचना है? तो देखिए महाभाष्य जो है यह पतंजलि की रचना है। और ध्यान रखेंगे पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसका सदस्य जो होता है अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और उसकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल को इनको हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आसमान बांध किस नदी पर स्थित है? आसमान बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे सभी लोग। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आसमान बांध किस नदी पर है? आसमान बांध किस नदी पर है? आसमान बांध जो है यह किस नदी पर है फ्रेंड्स? तो देखिए आसमान बांध जो है यह नील नदी पर है। ठीक है, नील नदी पर है आसमान बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है, एक तरफ घास क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ ये किस महादेश में है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। और सुमेलित नहीं है तो आप उसको सुमेलित भी कर करके बताएंगे। जैसे आपने बता दिया कि ए सुमेलित नहीं है, तो ए अगर सुमेलित नहीं है तो ये है कहाँ पर, ये भी आप लिख करके बताइएगा। चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, जिस भी ऑप्शन को आप देंगे वहाँ पर आपका लिखेंगे कि ये कहाँ पर है। ये घास का मैदान जो है यह किस महादेश में है? चलिए देखिए प्रेरीज जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में आता है, अमेरिका कनाडा। पंपास जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। स्टेपी जो है ये यूरेशिया में है। ठीक है, स्टेपी बिल्कुल यूरेशिया में ही है, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। और वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वेल्ड जो है ये अफ्रीका में आता है। ठीक है, वेल्ड अफ्रीका में है और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी पाई जाती हैं?
मनुष्य में जो प्रमुख लार ग्रंथियां हैं ये कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? बताइए, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 3 जोड़ी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह पादप, खाली स्थान दिया गया, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज जो होता है ये फलों के भीतर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, क्या कहा जाता है? बताइए, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताइए, वह पादप जिसमें बीज, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन है यह। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और फलों के बाहर जिसमें होते हैं पत्तियों पर, टहनियों पर, उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि जब एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आती है, ठीक है, ऊपर या नीचे जाती है, तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को अपने भार में क्या महसूस होता है? देखिए, लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है। एक समान वेग यानी कि त्वरण कितना है? त्वरण 0 है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो एक समान वेग है यानी कि परिवर्तन जो है, त्वरण जो है यह 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है। एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को अपने भार में क्या महसूस होता है? बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सोच समझ के आंसर कमेंट करिएगा, थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूं। राइट आंसर बताइए। तो देखिए, जब एक लिफ्ट जो है एक समान वेग से यानी कि त्वरण 0 है इसका, ये ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को अपने भार में कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो वस्तु का भार इसमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, व्यक्ति का भार इसमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब ए त्वरण से नीचे की ओर आती है तो इसमें वस्तु का भार जो है यह घटा हुआ प्रतीत होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर जो है यह कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? बताइए। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। बताइएगा, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? पहले आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। देखिए, जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो आप देखते हैं जब पहला सत्र होता है ना, तो उस समय जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है राष्ट्रपति, उनको जो है प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो है ये जो नवनिर्वाचित सांसद या विधायक आते हैं उनको शपथ दिलवाता है, और शपथ ग्रहण जैसे ही पूरा हो जाता है इसकी देखरेख में, तो अब तो ये सदस्य बन गए सारे लोग उस सदन के। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने में से एक अस्थाई जो है अध्यक्ष को चुन लेते हैं। तो जैसे ही नया अध्यक्ष बन जाता है, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? ध्यान से आंसर दीजिएगा। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितने सदस्य जो हैं विधान परिषद के विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए, 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1/6 सदस्य जो हैं यह राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? डेली बिहार पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, पर डे रूटीन बना लीजिए कि आप किसी भी कार्य में हैं लेकिन आपको 1 घंटा 2 घंटा समय निकालना है, 2 घंटा निकालिए, फुल सेट लगाइए, ठीक है। और तैयारी को मजबूत करिए। प्रैक्टिस लगाने से क्या होता है, बाकी तो यहाँ पर मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे पर डे 4-5 घंटे पढ़ने का।
अपने लिए समय निकालिए और पढ़ाई कीजिए, बहुत ही बेहतरीन मौका है। 21,391 पोस्ट है, इतना पोस्ट फिर कब आएगा पता नहीं है, इसलिए इस मौका को जाने मत दीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है यह गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह गांधीनगर गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है। राइट आंसर इसका क्या होगा, आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। हल्का प्रश्न है लेकिन भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा इसका, संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, 108 में। अच्छा 110 में क्या है, तो 110 में धन विधेयक है, याद रखेंगे इसको भी, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसका होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। देखिए प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है यह किसका मिश्रण है, बताइए। क्या आंसर होगा इसका, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है यह मिश्रण होता है किसका, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हो जाएगा। और एक जल गैस होता है, जल गैस जिसको कि हम लोग वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस जो होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अमृत क्रांति का संबंध जो है किससे है, बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृत क्रांति, इसका संबंध किससे है, अमृत क्रांति का, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए अमृत क्रांति का संबंध जो है ये नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि मिरात उल अखबार नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे। मिरात उल अखबार नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे, या सीधे रखिए मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, बताएंगे राइट आंसर इसका। राइट आंसर बताइए, कमेंट करेंगे सभी लोग कि मिरात उल अखबार नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अच्छा दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका स्टार्ट किया था, इसका नाम है रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार। ठीक है, याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। एनी बेसेंट का क्या है, तो एनी बेसेंट का भी याद रखेंगे, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया इन्होंने स्थापित किया था, जो कि एक दैनिक समाचार पत्र था, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी और मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने बंदगान, यह एक प्रकार का दास विभाग था सल्तनत काल का। ठीक है, यह किसके द्वारा बनाया गया था, इसकी स्थापना किसने किया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान एक दास विभाग था। दीवाने खैरात भी था, दीवाने खैरात जो कि एक दान विभाग था। ठीक है, इन दोनों की स्थापना एक ही शासक ने किया है, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। बताएंगे, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था, इसका स्थापना बलवन ने किया था, दीवाने अर्ज का। ठीक है, बताइए, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात एक ही शासक ने इसकी स्थापना किया था, और यह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेचक रोग किस कारण से होता है। चेचक रोग होता किससे है, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, किसके कारण होता है। चेचक जो है यह किसके कारण होता है, चेचक जो होता है ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, अच्छा चेचक के टीका का खोज किसने किया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चेचक के टीका का खोज किसने किया था, कमेंट करिए इसका आंसर। चेचक के टीके का खोज, तो देखिए चेचक के टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं और एक संसदीय विशेषताएं हैं। ठीक है, संसदीय,
संसदीय कहाँ से लिया गया है, पहले आप ये बताइए, फिर आप संघात्मक बताइएगा। संसदीय कहाँ से लिया गया है? संसदनात्मक विशेषता जिसको कहा जाता है, इसको संघात्मक कहेंगे और इसको संसदनात्मक कहेंगे या संसदीय। ये लिया गया है ब्रिटेन से और संघात्मक लिया गया है कनाडा से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मिस्र की स्थानीय पवन है? मिस्र की स्थानीय पवन इसमें से कौन सी है? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि मिस्र की स्थानीय पवन इसमें से कौन सी है। मिस्र की स्थानीय पवन इसमें से कौन सी है? देखिए, मिस्र की जो स्थानीय पवन है ये है खमसिन। कौन सी है? खमसिन है। यह एक गर्म और शुष्क पवन है। चीनुक जो है, चीनुक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की हवा है। उसके बाद देखिए हर्मटन जो है यह सहारा से गिनी तट की ओर चलती है, सहारा से गिनी तट की ओर, और गिनी तट पर इसी हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर हवा किसको कहा जाता है तो हर्मटन को कहा जाता है। सहारा से गिनी तट की ओर चलती है। फोन जो है ये स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? बताइए, पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। पक्षियों का अध्ययन जो है यह किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए, पक्षियों का अध्ययन जो है यह किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत? तो यहाँ पर देखिए ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, बताइए कौन है? कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है इसमें से? तो फ्रेंड्स, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है ये होता है डीएनए। डीएनए, ठीक है। अच्छा, कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में। कोशिका का जो केंद्रक है वहीं पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है इसमें से? कमेंट करके आप बताएंगे आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन सा है। चलिए, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर आपको पता है, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, बताइएगा बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका इसमें से किस अम्ल का उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, बताइए। बेकिंग पाउडर में जो है टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो होता है इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष आपसे पूछा गया है, बताएंगे। मेक इन इंडिया की शुरुआत, डेट सहित भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, लेकिन वर्ष कम से कम आपको जरूर याद होना चाहिए। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है यह हुई थी 25 सितंबर 2014 को। निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? बताइए। कूनो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कूनो जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, बताएंगे। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। कूनो जो है ये मध्य प्रदेश में है। कूनो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? इसमें से अदिश राशि आपसे पूछा गया है, बताइए अदिश राशि इसमें से कौन सा है? देखिए, इसमें से अदिश राशि जो है ये दाब है। बल, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, ये सदिश राशियां हैं। ठीक है, इसमें से दाब जो है ये अदिश राशि है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। तो यहाँ पर देखेंगे HP ब्लावत्स्की दिया गया है
और कर्नल अलकाट का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HP ब्लावत्स्की। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? पुनः चुने जाने से संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है यह? करेक्ट आंसर कमेंट करके सभी लोग बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52 में क्या है? इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्लियर है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 56 जो है इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में है? 56 में है। और 57 जो है इसी में जो है राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित उपबंध है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई, यानी कि जो नरम दल थे और गरम दल थे, जो सूरत में फूट पड़ा था, उनमें एकता हो गई और मुस्लिम लीग से भी एक समझौता हुआ था। यह अधिवेशन कौन सा है? बताइए किस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और साथ ही साथ मुस्लिम लीग से भी उस अधिवेशन में एक समझौता हुआ था? यह अधिवेशन कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अधिवेशन है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह अधिवेशन जो है यह 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, यानी कि शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है। शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार में? शिशु लिंगानुपात बताइए, शिशु लिंगानुपात बना लीजिए। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो देखिए शिशु लिंगानुपात जो है यह कितना है। ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? पहले आप ये कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आपको शिशु लिंगानुपात बता देता हूँ। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में बाल या शिशु लिंगानुपात 935 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेंदुलकर समिति कब गठित की गई थी? तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करिए। तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, तेंदुलकर समिति का गठन जो है यह 2005 में किया गया था, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, और इसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 2005 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं? पूर्व मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन बहुत बार पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन बहुत बार पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। पहले आप इस वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक का नाम बताइए। पहले वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक का नाम बताइए, फिर आप पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के नाम बताएंगे। थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूँ, तब तक आप आंसर टाइप कर दीजिए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये कनाद हैं। कौन है? कनाद हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा पूछा गया है, तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो हैं ये जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा के बदरायन हैं। चार्वाक दर्शन के चरवाक हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई जो है यह किस राज्य का नृत्य का रूप है? जागोई बताइए, जागोई किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई जो है ये कहाँ का नृत्य रूप है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए जागोई जो है ये मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करेंगे कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा कर लिया है? कौन सा राज्य है भारत का जो देश का पहला? देखिए मैंने बताया है कई बार कि जब पहला शब्द लग जाए तो प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है? यह राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है जिसने झुग्गी मुक्त राज्य बनने का
महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो यह राज्य ओडिशा है। ओडिशा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओडिशा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है इन्होंने कब किया था? सभी लोग पहले आंसर कमेंट कर दीजिए, आंसर कमेंट कर दीजिए सभी लोग। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1992 में 1992 में किया गया था। पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में कब किया गया था? 1992 में। और इसकी पहली जो अध्यक्ष बनी थी ये जयंती पटनायक थी। कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, सपोज करिए एक साइकिल है, ड्राइंग मुझे आती नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ साइकिल होगा, ऐसे कुछ साइकिल होता है। ये सीट हो गया, ये कैरियर हो गया, ठीक है, ये साइकिल है। क्लियर? अच्छा, गांव में हम बचपन में जब भी साइकिल चलाते थे, कहीं जाते थे, तो एक तो चलाने वाला हो गया, एक हम लोग पीछे बैठा लेते थे और एक व्यक्ति को हम लोग आगे बैठा लेते थे। ठीक है, जो फ्रेम होता था उस पर। तो साइकिल पर कितने लोग बैठते थे? 3 लोग बैठते थे। 3 जन साइकिल पर हम लोग बैठते थे। कितने? 3 जन साइकिल पर हम लोग बैठते थे। तो 3 जन से आप 3 जून रिलेट करिए। ठीक है, तो विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून के दिन मनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से सही जोड़ा आपको बताना है। सही जोड़ा कमेंट करिएगा, कौन सा है? एक तरफ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया गया है। कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, समय लीजिए बेशक, लेकिन आंसर सही कमेंट करिएगा। सही आंसर कमेंट करिएगा। देखिए, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है, बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस जो है ये असम में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौंडिन्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, असम में नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो सही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी। कौंडिन्य कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। यहाँ पर पूछा गया कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स, उस समय लॉर्ड जॉर्ज था। लॉर्ड जॉर्ज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। इसी के समय मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। क्लियर है? चलिए बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था? राइट आंसर बताइए। तो ये लिया था किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भद्रबाहु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है यह किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो है यह किस महासागर से है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सेशन अब एंड होगा तो आप लोग क्या करेंगे, सेशन को कट कर देंगे और फिर से प्ले करेंगे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आप लोग टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। हम लोग 50 प्रश्न को ही सुपर सेट में कवर करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।